हेलो बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा इससे पहले के लेक्चर्स में अपन ने देखा था कि हिस्ट्री क्या होती है, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ी अपन ने। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अपन ने पढ़ा कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो या उसकी पोजीशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और उसमें भी कौन सी पीरियोडिक टेबल ले रहे हैं अपन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया है। कौन कौन सा होगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कैसे पता चलता है एस ब्लॉक का? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में इंटर कर रहा है, एस सब सेल में इंटर कर रहा है, तब तो क्या होगा? एस ब्लॉक। पी में इंटर कर रहा है, पी ब्लॉक। डी में इंटर कर रहा है, डी ब्लॉक एंड एफ में इंटर करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। इसको 4 ब्लॉक के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं। इससे फर्स्ट वन अपन ले रहे हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सब सेल ऑफ वैलेंस सेल इज नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी वैलेंस सेल के एस सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उसको अपन बोल देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और कल की क्लास में अपन ने ये भी देखा था कि वैलेंस सेल में कौन प्रेजेंट होता है? एस एंड पी। डी प्रेजेंट होता है एक सेल अंदर, n-1 डी होता है ना, जिसका नाम क्या होता है? पेलेंटीमेट सेल। और एफ होता है वो 2 सेल अंदर होता है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, तो यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? दोज एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे अपन? दोज एलिमेंट्स in which last electron enter in S subcell of valence cell, S subcell of valence cell is known as S block elements, is known as S block elements। ठीक है, तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा? जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल के अंदर इंटर करता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस में तो बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 ही होते हैं, पहला एल्कली मेटल होता है, दूसरा एल्कली अर्थ मेटल होता है। देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट को क्या बोल देते हैं? एल्कली मेटल, और सेकंड को क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2। अगर NS1 है इट मीन्स एल्कली मेटल्स का है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो कुछ मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर्टीज। देखो इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। बहुत बार बेटा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। एस ब्लॉक के मेटल होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल एंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू देयर वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। एस ब्लॉक के मेटल होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होने के कारण ये इजीली बॉयल हो जाते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लिखेंगे ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर soft
soft metals and having low melting point and boiling point ड्यू टू, इसके कारण होता है ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इसके कारण ये वाले क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। फिर देखो किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा मेटल होता है ना, वो जनरली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो दिस मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। नॉन मेटल होता है, वो नॉन मेटल के साथ में क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। मेटल है वो नॉन मेटल के साथ में आयनिक कंपाउंड। तो मोस्टली इसके जो मेटल होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो लिखेंगे these metals form ionic compound, these metals form ionic compounds। ठीक है। और इन मेटल्स की बात करें, ये मेटल्स होता है, इनको जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखते हैं। और इनमें से अपन बात करें तो लिथियम होता है ना, वो लाइटेस्ट मेटल होता है, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी नहीं रखा जाता, उसको रखते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर, उसको लपेटा जाता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स में रखते हैं। और सोडियम होता है, उसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। तो लिखेंगे दीज मेटल्स आर केप्ट, दिखाई दे रहा है नीचे तक, मैं लिख देता हूं फिर चेक कर लेंगे। दीज मेटल्स आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, organic solvent, because these metals are more reactive या highly reactive। क्या लिख सकते हो, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़कर इनको किस में रखा जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और इनमें से भी आपको ये बता देते हैं, सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल एंड लिथियम केप्ट इन पैराफिन वैक्स। ये भी लिख देता हूं, सोडियम ये होता है ना Na, सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल एंड लिथियम केप्ट इन पैराफिन वैक्स। इसको किस में रखोगे, पैराफिन वैक्स में। तो बेटा अपन पढ़ रहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा होगा, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अभी अपन जनरल कैरेक्टर ले रहे हैं एस ब्लॉक के। तो एस ब्लॉक होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किसमें, एस सब सेल में, वैलेंस सेल के एस सब सेल में। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS122। ये वाले मेटल होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि इसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है। फिर ये बताइए आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपने लिखा इन मेटल्स को हाईली रिएक्टिव होने के कारण ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है। इनमें से सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है और लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं। क्यों रखा, लिथियम इज हाईली या लाइटेस्ट मेटल, इनमें क्या होता है, लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल, इसलिए इसको किस में रखोगे, पैराफिन वैक्स में। नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है ना साफ, एक बार चेक कर लेता हूं, नीचे तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। नोट कर लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये बेटा फ्लेम टेस्ट देते हैं, फ्लेम टेस्ट देंगे और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। देखिए एस ब्लॉक के मेटल है, ये फ्लेम टेस्ट देंगे, सभी नहीं देते हैं। कैसे फ्लेम टेस्ट देते हैं, क्यों देते हैं, उन सबका रीजन क्या होता है, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल दीज मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम, ऑल दीज मेटल्स इम्पार्ट
कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देखो जो भी पॉइंट है शायद 4 नंबर लिख लेना। ऑल दीज मेटल्स impart characteristic color except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देखो ये करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं और वो कलर कौन सा होता है उसके लिए ट्रिक भी आपको बताएंगे। कौन सा मेटल कौन सा फ्लेम टेस्ट देता है। ऑल दीज मेटल्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देखो जब इसको आप हीट करते हो, जब इन मेटल्स है इनके अंदर देखो इस टाइप से इनके सेल और ऑर्बिटल होता है। जब यहां पर इसको आप हीट करते हो तो हीट करोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर अपर सेल में चले जाते हैं। फिर जैसे ही एनर्जी को गेन करके अपर में चले गए, फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे, वापस जब अपन ने लोअर सेल के अंदर आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होते। फिर ये जब अपने रियल स्टेज में आएंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट मान लो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो उस दौरान क्या करेंगे, जो एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब की उसका इमिशन करेंगे और उस इमिशन के कारण क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों कलर शो नहीं करते, क्योंकि यहां पर जो आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड होते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। इसका मतलब बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, तो उसको हीट देने पे वो ऑक्साइड होकर नहीं जाएंगे, इसलिए कलर को शो नहीं करते। ठीक है। अब इनमें से देखो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसा कलर शो करते हैं। देखो एल्कलाइन मेटल की बात करें, एल्कली मेटल की बात करें, लीना क्यों रूबी सजी फिरे। फ्रेंशियम होता है वो रेडियोएक्टिव लिक्विड होता है, रेडियोएक्टिव की बात नहीं कर रहे। कैरामाइन रेड की जगह इसको क्रिम्सन रेड भी लिखा जाता है, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स में कैरामाइन रेड लिखा हुआ है। इसका होता है गोल्डन, इसको तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, येलो कलर। ठीक है। पोटेशियम होता है वायलेट। ठीक है। इसका होता है रेड वायलेट और ये होता ब्लू, ये वाले कलर शो करते हैं। ठीक है। वायलेट या लाइलैक भी लिखा रहता है इसको, देखो यानी एक टाइप का पिंक टाइप का। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक भी लिख देता हूं इधर। ली कार रेड, ली कार रेड कैसी कार ली आपने, रेड ना येलो। ली कार रेड, मैं और भी मार्कर को यूज में ले लेता हूं। ली कार रेड, चलो मैं रेड पेन से लिख देता हूं इसको, आपको याद करने में इजी होगा। देखो ली कार रेड ना येलो। कैसी कार ली, रेड। कैसी नहीं ली, येलो। ली कार रेड, इसका मतलब लिथियम ने कैसा कलर शो किया, कैरामाइन रेड ना येलो। सोडियम ने कौन सा किया, येलो। क्योंकि वीना ना, मैं इससे लिख देता हूं, क्योंकि वीना रूबी रवि कॉल्स इट ब्यूटीफुल। देखो क्या लिखा है, ली कार रेड, कैसी कार ली, रेड ना येलो, येलो नहीं ली, क्योंकि वीना रूबी रवि कॉल्स इट ब्यूटीफुल। इट्स का कोई मतलब नहीं यहां पर, कॉल इट्स ब्यूटीफुल, इसका कोई मतलब नहीं, बाकी सबका है।
देखो लिथियम है वो कैसा होगा, कैरामाइन रेड। सोडियम का कैसा होगा, येलो। पोटेशियम का क्या होगा, वॉयलेट। रूबी, रूबी का मतलब होगा रूबिडियम, रूबिडियम। रवि, रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट। कॉल्स, सीजियम, ब्यूटीफुल, बी से आता है ना, ब्लू। ठीक है, तो बेटा ये इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसको ध्यान में रख लेना। क्या बताया आपको, ली कार रेड, कैसे कार लिया आपने, रेड ना येलो, येलो नहीं ली, ली कार रेड, इसका मतलब लिथियम का क्या है, कैरामाइन रेड, ना येलो। सोडियम का क्या है, ना, एन, एन मतलब क्या होता है, सोडियम, सोडियम कैसा होता है, येलो, ना येलो। क्योंकि वीना, क्योंकि में के का मतलब किससे हो गया, पोटेशियम, वीना मतलब क्या हो गया यहां पर, पोटेशियम, वीना मतलब वायलेट। रूबी रवि, रूबिडियम का रवि, रवि में आर और वी है, इसका मतलब रेड वायलेट। कॉल्स सीजियम, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बताते हैं इसके अलावा, ये तो है एल्कली मेटल्स, ये था एल्कली मेटल्स। अलग अलग ट्रिक्स है, आप अपने से भी बना सकते हैं। फिर बता रहा हूं मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के होते हैं ना, कौन सा होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, रेडियो एक्टिव है, लास्ट वाले को नहीं रख रहे। ये दोनों तो कलर ही शो नहीं करते। क्यों कलर शो नहीं करते, क्योंकि आपको यहां पर रखते हैं कि वैलेंस शेल होता है और टाइटली हेल्ड रहता है, न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर जाते ही नहीं। अब देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये है बीसीए। बेटा मांगे कन्या सुंदर, कब मिलेगी कन्या सुंदर, जब आप बीसीए करोगे। सर हमने तो साइंस ली है। ठीक है, बीसीए का मतलब यहां पर क्या होगा, बी का मतलब होता है ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ये होता क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, और ए का मतलब होता है एप्पल ग्रीन। बेटा मांगे कन्या सुंदर, कन्या सुंदर कब मिलेगी, जब बेटा क्या करेगा, बीसीए, बीसीए में ये दोनों तो कर ही नहीं है, तो बीसीए इनके आगे आएगा। कैल्शियम का क्या होगा, बी मतलब ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, और बी ए क्या होता है, एप्पल ग्रीन। नोट कर लीजिए इसको, एक बार बेटा अपने से ट्राई करेंगे ना खुद से लिख के, तो याद हो जाएगा। और इसे कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए, मार्कर गिर जाता है। लिख लिया, और करेक्टर बताएं इसके, इसको मिटा दें। देखिए अब देखो नेक्स्ट, दीज मेटल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अक्षय याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रेडॉक्स रिएक्शन में अपन ने पढ़ा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो दूसरे का रिडक्शन करता है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। लिख रहा हूं मैं, दीज मेटल्स एक्ट एज strong reducing agent, strong reducing agent, these metals act as strong reducing agent। क्यों करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का रिडक्शन करता है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन का फ्री एग्जिस्टेंस होता नहीं, वो कहां से निकालेगा, खुद से। देखो ऐसा होगा, ये मेटल है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, मैंने एन इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने ये मान लिया एक्वस मीडियम में, ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका इजीली ऑक्सीडेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वो इजीली निकाल देता है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको यहां पर अपन बोल देते हैं
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको इस चैप्टर में अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो ये कह सकते हो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इट मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। दिस मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? चलो मैं फिर से लिख देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूस्ड अदर सबस्टेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसेस other substance and itself get oxidized, और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऐसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको मैं लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइज टू अदर सबस्टेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। Oxidize to other substance and itself get reduced। ठीक है, तो यहां पे किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि बेटा इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं इजीली? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। क्लियर हो गए? साथ में यहां पे ये बता लें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये फिक्स होता है। एल्कली मेटल से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। लिखेंगे दीज मेटल्स हैव कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, constant oxidation state in which alkali metals show +1 oxidation state and alkaline earth metals show +2 oxidation state। तो बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं जिसमें एल्कली मेटल है उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए फर्स्ट वाला कितना शो करता है? +1 और सेकंड कितना शो करेगा? +2। तो ये बेटा जनरल कैरेक्टर बताए एस ब्लॉक के, नोट कीजिए इसको। सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया एस ब्लॉक, सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर क्लासिफिकेशन किया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बोला था दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए सबसेल ऑफ वैलेंस सेल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। सेम यहाँ पे क्या होगा? पी भी वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब सेल में इंटर कर रहा है वैलेंस सेल के तो उसको बोल देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखेंगे दोज एलिमेंट्स in which last electron enter in p subcell of valence cell is known as p block elements। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है? पी सबसेल में, वैलेंस सेल की पी सबसेल में इंटर करता है उसको क्या बोल देंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और बेटा इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S, तो कंप्लीट होता है NS2 और NP, N का मतलब होता है वैलेंस शेल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 to 6। ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो जैसे एस ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी वैसे यहां पर भी अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके लिए भी अपन प्रॉपर्टीज है इसको डिस्कस कर रहे हैं। एस ब्लॉक के साथ में मैं कुछ कंपैरिजन भी बताऊंगा। बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, और यहां पर इनमें से मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, एंड फ्यू ऑफ देम आर मेटल्स ऑल्सो। मोस्टली तो नॉन मेटल है, इनमें से कुछ मेटलॉइड और मेटल भी होते हैं। तो लिखेंगे दीज एलिमेंट्स आर, फर्स्ट है दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मोस्टली, और मेटलॉइड भी होते हैं। फ्यू ऑफ देम आर मेटल्स ऑल्सो, इनमें से कुछ क्या होंगे, मेटल्स भी होंगे। क्लियर हो गया। आपको ये बताया था एस ब्लॉक के जो मेटल थे वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये वाले मोस्टली होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली बोल रहे हैं, जनरली किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का। दीज एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, दीज एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। बेटा याद करो आप 9th-10th में भी पढ़ के आते हैं, नॉन मेटल होते हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होते हैं रिलेटिव, जो इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में हाई होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में हाई होता है। ठीक है, लिखेंगे एस ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म रिलेटिवली स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड किसकी कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल्स की कंपैरिजन में इनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर मोर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक मेटल्स। बेटा पी ब्लॉक वाले हैं इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में हाई होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। क्लियर हुआ। साथ में यहां पे देखो अपन ये पढ़ा था एस ब्लॉक के लिए कि एस ब्लॉक होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जबकि ये पी ब्लॉक वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी नहीं होती है, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और इसको बोल देते हैं, इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी नॉन मेटल्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसका क्या होगा, खुद का रिडक्शन। तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखो दीज एलिमेंट्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज एलिमेंट्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देते हैं, दीज एलिमेंट्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये लिख रहा हूं, ये मीन्स होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा ये मान लेते कोई एलिमेंट एक्स है, ये नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एक्वस मीडियम में, ये टेंडेंसी इसकी हाई होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो बेटा अपन जनरली कैटेगराइज कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया, एस ब्लॉक, सेकंड बड़ा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर करता है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कुछ जनरल प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, वैसे तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक है वो डिटेल में भी आएंगे अपने, पूरे के पूरे चैप्टर है। यहाँ पर जनरली ये नॉन मेटल्स होते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एस ब्लॉक के मेटल की कंपैरिजन में हाई होती है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, इसलिए एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट कर लिया, मिटा दें। नेक्स्ट लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा बेटा, ये तो पता है ना एस और पी, उसके साथ में तो अपन ने लगाया था एन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, देखो क्या लिखा था, एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी एन पी। एस और पी के साथ में पी है, इसका मतलब ये किस में प्रेजेंट है, वैलेंस सेल में। डी के साथ में एन माइनस वन यानी सेकेंड लास्ट सेल में प्रेजेंट है, जिसका नाम होता है पेनल्टीमेट सेल। और ये क्या होगा, 2 सेल अंदर होगा, इसको बोल देते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो अपन बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड है डी ब्लॉक। कैटेगराइज किया, पहला एस ब्लॉक, सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो पता नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होंगे, 12th ग्रुप से लेकर सॉरी 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक। अब देखो इनको डिफाइन कैसे करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, डी सब सेल में, ये तो सही है, लेकिन कौन से सेल के, डी तो कहां पर प्रेजेंट होता है, n-1 यानी पेनल्टीमेट के। लिखो दोज एलिमेंट्स इन विच last electron enter in D subcell of penultimate सेल कौन सा होता है, सेकेंड लास्ट सेल यानी n-1 सेल। तो यहां पे आपने लिखा दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल ऑफ पेलेंटीमेट सेल। डी वाला प्रेजेंट ही कहां पे होता है, पेलेंटीमेट में। तो जो पेलेंटीमेट में डी सबसेल है उसके अंदर इंटर करेगा, उसको बोल देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा हूं मैं, और बेटा इसकी डिटेल तो आएगी जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, आप 12th का चैप्टर है उसके अंदर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, ये होता है बेटा n-1d, इसके आगे लिख देता हूं n-1d, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 से 10 एंड ns में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 से 2। याद है ना, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी हो, फुल फील्ड की स्टेबिलिटी हो, वहां पर s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। याद करो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, कॉपर का देखा, ठीक है। जनरल तो ये होगा। और देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। बेटा डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो हार्ड मेटल होते हैं, यानी डी ब्लॉक मेटल्स आर हार्ड मेटल, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी एस की कंपैरिजन में हाई होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑल डी ब्लॉक, जनरल प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं कुछ। ऑल डी ब्लॉक elements are hard metals, all d block elements are hard metal and their melting point
and boiling point, and their melting point and boiling point are high as compared to एस ब्लॉक मेटल्स। इट मीन्स इनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो एस ब्लॉक मेटल से हाई होती है। याद करो एस ब्लॉक मेटल होते हैं वो तो सॉफ्ट मेटल है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है मेडिकल में कि सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं, एस ब्लॉक मेटल, और हार्ड मेटल कौन से होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनकी देखो एक प्रॉपर्टी और बता रही, इनकी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी होती है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो एक पूरा चैप्टर आपका 12th के अंदर, बस यहां पे मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं कि जनरल कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है, तो लिखो दीज मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दीज मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये बेटा पूरा एक चैप्टर है आपका 12th में। देखो एक एग्जांपल लिख देता हूं ऐसे, K4FeCN6 ऐसे लिखा है। यानी जो भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वाले लिखे होते हैं ना, उनको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सब क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे 12th में। क्लियर हुआ? इसका जनरल नाम लिख देता हूं मैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको एक तो बताया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हार्ड मेटल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में हाई होता है। फिर ये बताएं इनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की। और बताएं बेटा डी ब्लॉक के मेटल और इसके कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, उसमें खुद पार्टिसिपेट, लास्ट में खुद ऐसा कैसा रह जाता है, उसको बोल देते हैं कैटलिस्ट। इसको भी मैं लिख देता हूं, दीज metals and their compounds can act as catalyst in different chemical reactions, केमिकल रिएक्शंस। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैं यहां पर लिखा एग्जांपल, जैसे निकल है, निकल PD PT आर यूज्ड इन, निकल प्लेडियम और प्लेटिनम इनका यूज जो आपका वेजिटेबल घी है उसको बनाने में किया जाता है। पढ़ते हो ना, डाल्डा घी, डाल्डा कंपनी का नाम है। वेजिटेबल जो घी होता है उसको बनाने में किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल ये होता है, वेजिटेबल ऑयल, इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, जैसे निकल की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहां पे बन जाता है वेजिटेबल घी। यानी क्या होगा इसका हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नोट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना, इसको साफ दिखाई दे रहा है नीचे तक। ओके, एक और इसकी मैं प्रॉपर्टी और बता देता हूं बेटा। डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर इन दोनों सेल के बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने का, एनर्जी गैप कम होने के कारण एस की इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में डी इलेक्ट्रॉन निकलने की भी टेंडेंसी बढ़ती जाती है, जिसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे डी ब्लॉक में। एक जनरल और है, उसको मैं लिख देता हूं, चलो इसको भी साथ लिख देता हूं, फिर नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाले को लिख लिया। प्रॉपर्टीज के लिए मैं एक और बता देता हूं, these metals show variable oxidation state due to less energy difference
between NS and N-1 d सबसेल। NS और N-1 d सबसेल के बीच का एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी डिफरेंस वेरी लेस होता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये पूछा हुआ है कि डी ब्लॉक मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक होता है पेलेंटीमेट में आएगा इलेक्ट्रॉन, बाहर कौन सा प्रेजेंट होता है एस, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस लेस होने के कारण यहां पर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नोट कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट कर लिया, मिटा दें। नेक्स्ट लिखिएगा ए ब्लॉक एलिमेंट्स। फोर्थ है एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो ये बता रहे एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां पर होते हैं, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर असेंबल्ड इन थर्ड ग्रुप, जिसके अंदर देखो जो पॉइंट लिखा था उसको बता रहे, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर असेंबल्ड इन थर्ड ग्रुप। सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप में। देखो याद करो, लेंथेनम 57, इसके बाद में 14 एलिमेंट आता है, कहां से कहां होगा 58 टू 71, और इसकी जो सीरीज होती है उसको बोल देते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। और सेकेंड वाला प्रेजेंट है एक्टिनम 89 है, उसके बाद में 14 एलिमेंट, इट मीन्स कहां से होगा 92 103, और इसको बोला था अपन ने एक्टिनॉइड सीरीज। ये तो आपको जनरल बताया कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल है। डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबसेल ऑफ वैलेंस सेल, पेलेंटीमेट सेल और एंटी पेलेंटीमेट सेल। तो एफ कहां पे प्रेजेंट होता है, एफ बेटा 2 सेल अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एंटी पेलेंटीमेट सेल। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एफ सबसेल ऑफ एंटी पेलेंटीमेट सेल या थर्ड लास्ट सेल इज नॉन एज ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा, एफ सबसेल में, और एफ सबसेल कहां प्रेजेंट होता है, 2 सेल अंदर प्रेजेंट होता है, थर्ड लास्ट सेल में प्रेजेंट होता है, तो इसको अपन बोल देते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी भी जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये बेटा पूरा का पूरा चैप्टर आपको डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक 12th में प्रॉपर्टीज में देखिए, पहला बता रहे ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। जितने भी ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, उनमें मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, जो मैन मेड है रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। लिखेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स एंड मोस्टली रेडियोएक्टिव नेचर ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड मोस्टली रेडियोएक्टिव नेचर। ये भी क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव नेचर के होते हैं मोस्टली। फिर आपको बताएं इनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी होते हैं। दे ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन टेंडेंसी लाइक डी ब्लॉक मेटल्स, लाइक डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, वैसे इनमें दे आल्सो हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लाइक डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, इनमें एक चीज और बता देता हूं, ये जो लेंथेनॉइड सीरीज के मेटल्स होते हैं ना, इनको जनरली बोल दिया जाता है रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि नेचर में बहुत कम परसेंट होते हैं। लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स, इनको बोल देते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी होगी? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। ठीक है, इसमें एक मैं बता देता हूं, एक एक्सेप्शन होता है, जैसे हीलियम है, हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किस में कर रहा है? एस में, लेकिन इसको रखा किस में जाता है? इनर्ट के साथ में, पी में। तो ये होता तो रियल में किस में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल बट प्लेस्ड इन पी ब्लॉक ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया कि हीलियम होता कौन से ब्लॉक का? होता तो एस ब्लॉक का ही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर तो एस में कर रहा है, लेकिन प्लेस किस में किया गया? इसको पी ब्लॉक में। क्यों किया गया? क्योंकि इनर्ट गैस के साथ में इसको रखा गया सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, तो ये था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट बोर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो, बोर ने क्लासिफाई किया था पीरियोडिक टेबल को, इसने भी ऑलमोस्ट 4 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया। देखो किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया था, उसको पढ़ेंगे अपन। तो आप हेडिंग लिखेंगे बोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, बोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो, बोर का क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं पीरियोडिक टेबल में इन्होंने किस टाइप से क्लासिफाई किया। इन्होंने बेटा जनरली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। इन्होंने बोला नोबल गैस, नॉर्मल एलिमेंट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके अंदर क्लासिफाई किया था। तो देखो, इसका फर्स्ट था नोबल गैस। नोबल गैस, देखो नोबल गैस क्या होती है? 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैस। जो आप इनर्ट गैस बोलते हो ना, उसको आजकल नोबल गैस बोला जाता है। इनर्ट का मतलब तो ये होता है बेटा जो रिएक्शन ही नहीं करे, लेकिन जिनोन और क्रिप्टॉन होते हैं, इसके कंपाउंड आजकल नेचर में मिल रहे हैं, इट मीन्स ये कंप्लीटली इनर्ट तो नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है नोबल गैस। लिखेंगे 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैस। 18 ग्रुप एलिमेंट होता है, उसको क्या बोल देते हैं? नोबल गैस। और इनके लिए बेटा खासियत क्या होती है नोबल गैस की? इसका आउटर सेल होता है वो कंप्लीट होता है, फुलफिल्ड होता है, यानी वैलेंस सेल या आउटर सेल, वैलेंस सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्लियर हो गए? कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन, ये आप जानते हो। सेकंड है नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स ऑब्लिक, इन्हीं का नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखिए नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं?
बेटा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है एक्सक्लूडिंग नोबल गैस। नोबल भी किस में आते हैं, इसके अंदर भी तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, हीलियम तो एस का हो गया और रिमेनिंग किसके होते हैं, पी ब्लॉक। तो आप ये कह सकते हो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग नोबल गैस आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या बोला, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स excluding noble gas are known as normal elements, और इसी का बेटा दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको अपन क्या बोल देते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, लेकिन किसको छोड़कर, नोबल गैस को। अब आपको मैं ये बताता हूं कि रियल में रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है। यहां पर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, किसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर वैलेंस सेल तो इनकम्प्लीट होता है, वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होता है, लेकिन इनर सेल होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं। अंदर के तो सारे सेल फुलफिल्ड होते हैं लेकिन बाहर वाले सेल इनकम्प्लीट होते हैं, उसको अपन बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी में सब में ऐसा ही होगा, इनर वाले तो फिल्ड रहते हैं लेकिन वैलेंस सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट। जबकि आपको ये पता है इसके अंदर वैलेंस सेल क्या है, नोबल गैस के अंदर वैलेंस सेल फुलफिल्ड होता है, इसलिए इसको अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। तो आपको ये बताएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, दोज एलिमेंट्स which have complete inner cell while कंप्लीट इनर सेल, इसका मतलब ये क्या है, ये फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड इनर सेल, while वैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट are known as representative elements। और ये वाली कंडीशन किसके अंदर मिलती है, एस एंड पी ब्लॉक के अंदर, लेकिन पी में किसके अंदर नहीं मिलेगी, नोबल गैस के अंदर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस टाइप के एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है या इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको गेन करता है, वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक तो ऐसे बोल सकते हो जिसका वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होगा, या ये वाली कंडीशन अप्लाई किसके लिए होती है, एस और पी के लिए, जो शेयरिंग से या ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट या फिर नियरेस्ट इनर गैस जैसा बिहेव शो करते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑब्लिक inert gas configuration, nearest inert gas configuration. They complete their octet or inert gas configuration by sharing or transfer of electrons are known as representative elements। तो बेटा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनर सेल है वो तो कंप्लीट रहता है लेकिन आउटर सेल होता है वो इनकम्प्लीट। नोबल में आउटर सेल है वो पहले से कंप्लीट होता है, इसलिए इसको अपन रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर हो गए। और क्या कंडीशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये कह सकते हो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको गेन करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो बोर क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अपने पढ़ा नोबल गैस, सेकंड वन है नॉर्मल एलिमेंट्स या इसी का दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोट कर लीजिए इसको।
साफ दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? नेक्स्ट लिखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखो बोर्ड ने तो क्या बोला था, बोर क्लासिफिकेशन में, या इससे पहले ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे थे, लेकिन ये रॉन्ग क्लासिफिकेशन होता है। रियल में ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसको अपन देखेंगे। देखो अपन पढ़ रहे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। पहले तो क्या माना जाता था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट मान रहे थे, लेकिन ये कंप्लीट डी वालों को कहना गलत होता है। तो ये मैं लिख सकता हूं ये वाला रॉन्ग क्लासिफिकेशन था, रॉन्ग क्लासिफिकेशन। देखो पहले क्या माना गया था, अर्लियर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले क्या था, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बट रिगार्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से बोल रहा हूं, अर्लियर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले क्या था उसको लिख रहा हूं, एक एक लाइन को समझ रहा हूं। अर्लियर all D block elements, all D block elements were considered transition element, were considered transition elements। पहले जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसको अपन क्या मान रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट रिगार्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन, बट रिगार्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन, all transition elements are D block elements, but all D block elements are not ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो पहले तो ये माना जा गया था कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लेकिन रिगार्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन सभी डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होते, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन मेटल वो सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। तो ट्रांजिशन को कैटेगराइज करने का क्या क्राइटेरिया था, या ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला गया था, तो बेटा ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट वो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जो अपनी एटॉमिक फॉर्म और आयनिक फॉर्म में अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये कह सकते हो आप, या इनकम्प्लीट सबसेल रखते हो, ठीक है। इनकम्प्लीट डी सबसेल जो रखते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सी कंडीशन में, एटॉमिक भी हो सकती है उसकी, आयनिक कंडीशन भी हो सकती है। देखो इसके बेसिस पे मैं ये बताऊंगा आपको कौन से ट्रांजिशन होंगे, कौन से ट्रांजिशन नहीं होंगे। तो पहले आपको ट्रांजिशन के लिए क्राइटेरिया बता रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो क्या बताओगे, दोज एलिमेंट्स हुज आयनिक और एटॉमिक फॉर्म हैज इनकम्प्लीट डी सबसेल आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से बोल रहा हूं, दोज एलिमेंट्स हुज आयनिक और एटॉमिक फॉर्म हैज इनकम्प्लीट डी सबसेल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखेंगे those elements whose ionic form or
atomic form, whose ionic form or atomic form has incomplete d subcell, incomplete d subcell called transition element, called transition elements। तो बेटा आपको क्या बताया, ऐसे एलिमेंट जिसकी आयनिक फॉर्म हो या फिर एटॉमिक फॉर्म में इनकम्प्लीट डी सबसेल होता है उसको अपन बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे मैंने लिया, आप कोई भी एग्जांपल बोलो, जैसे मैंने ले लिया Fe, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा चुके हैं आपको, ऑर्गन कितना होगा 18, उसके बाद में क्या होगा 4s2 और 3d6, ये सिखा चुके हैं बेटा। आपको अगर नहीं आता है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो फुलफिल्ड है। डी की बात करनी है, डी में देखोगे आप, डी में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास में 6। इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने का क्या मेथड होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है इनकम्प्लीट हो गया ना। ऐसे देखो और बता देते हैं आपको, मान लो आपके माइंड में आया कि निकल को देखना मेरे को, निकल एटॉमिक नंबर होता है 28, आर्गन 18, 4s2 कितना होगा 20, 3d8 ये होगा। तो इसके एटॉमिक फॉर्म में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनकम्प्लीट डी सबसेल होता है वो क्या होगा ट्रांजिशन मेटल। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल बता देता हूं इसकी। आपने ये भी सुना है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मिनिमम क्या शो कर सकता है, मैक्सिमम कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इनको भी पढ़ेंगे। जैसे कई बच्चों के माइंड में आया होगा सर कॉपर को बताइएगा, कॉपर कितना होता है 29, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के बाद में, ये तो कितना होगा 18, 3d10 और 4s1। जो बड़ा सेल उसको आप ऐसे बाहर भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3d10 4s1 ये है। तो आपने यहां पे देखा डी है, ये तो फुलफिल्ड हो गया आपका, बच्चों यहां पे कंसंट्रेट करना, ये तो फुलफिल्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका। तो यहां पर ये वाला ट्रांजिशन में नहीं होना चाहिए फिर, लेकिन कॉपर ट्रांजिशन होता है। क्यों होता है, डेफिनेशन देखिएगा, ये तो अपन एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, आयनिक फॉर्म हो चाहे एटॉमिक फॉर्म, अगर आयनिक फॉर्म में भी वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रख रहा है ना, तब भी वो किस में इंक्लूड करेंगे ट्रांजिशन में। देखो आपकी डेफिनेशन क्या थी, दोज एलिमेंट्स हुज आयनिक फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म। आपने एटॉमिक में देखा, आयनिक में आप देखोगे कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्वस स्टेट में कॉपर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक बार ये आप मेरी बात मान लीजिएगा यहां पे, क्योंकि डी ब्लॉक की बात है। तो +2 ऑक्सीडेशन इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा सेल होता है वो आउटर प्रेजेंट होता है। ये तो बेटा अपन 4s फिर 3d, ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक मेथड है एनर्जी के बेसिस पे, n+l रूल बेसिस पे। रियल में तो क्या होता है, जो बड़ा सेल होता है वो बाहर की तरफ रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर से, उसके बाद में इनर से निकलना स्टार्ट होता है। +2 इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, प्लस का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 2। एक इलेक्ट्रॉन एस में तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन तो एस से निकल गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा डी से। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने, ऑर्गन हो गया 18, 3d अब क्या बच जाएगा 9, +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा याद करो, ये क्यों लिखा ऐसा है 4s1 फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के कारण। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया आपको, सारे कंसेप्ट एक साथ में मिक्स कर रहे हैं। तो 3d9 देखोगे इसकी है आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, यहां पर तो एक ही बच गया। इसका मतलब यहां पे ये क्या है इनकम्प्लीट, और जो भी इनकम्प्लीट होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो बात करते हैं जिंक की, 12th ग्रुप के अंदर आता है जिंक, इसको नोट कर लीजिएगा साथ में। जिंक की बात करें, जिंक होता है 30। जिंक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऑर्गन ये होता है 18, 3d10 4s2 फुल फिल्ड डी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी को देखना आपको, फुलफिल्ड है। ये तो बेटा इसके एटॉमिक फॉर्म है। इसके आयनिक फॉर्म में आते हैं। आयनिक फॉर्म होती है इसकी Zn+2, जिंक वाले ग्रुप की Zn+2 होता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है? 2। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं? जो बाहर वाला आउटर सेल होता है, जो आउटर सेल होता है इसके अंदर, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, उससे निकलेंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो अब भी इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा आर्गन के बाद में, आर्गन 18 क्या रहा? 3d10, d10 है। इसका मतलब अभी भी इसका इनर सेल है क्या? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या? इनकम्प्लीट है क्या? ये तो फुलफिल्ड है। तो क्या इसको ट्रांजिशन बोल सकते हो क्या? ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ना किसी भी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में, तो एक डी से स्प्लिटेड दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। इसकी बेसिस पे इसको ट्रांजिशन बोल देते हैं। लेकिन यहां पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास में। इट मींस जिंक होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक के नीचे कौन प्रेजेंट होगा? जिंक के नीचे Cd है, Hg है, और उसके बाद में देखोगे तो UUB 112 वाला आएगा। तो ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन, किसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलोगे? जिंक, Cd, Hg, या ये कह सकते हो 12th ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखिएगा, जिंक, Cd, Hg है। इसमें आप देखो आयनिक फॉर्म में क्या है? ये फुलफिल्ड है। इसको मिटा दें एक बार, नोट कर लीजिए इसको। ध्यान रखना बेटा, एटॉमिक फॉर्म हो चाहे आयनिक फॉर्म हो, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन के अंदर अगर उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो उसको आप ट्रांजिशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। मिटा रहे हैं, देखिए आगे। तो डेफिनेशन के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, on the basis of definition, on the basis of definition, on the basis of definition, जिंक, Cd, Hg, जिंक, Cd, Hg elements are not transition element, are नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं है? ये 12th ग्रुप भी बोल सकते हो। कौन से होते हैं 12th ग्रुप? या आगे वाला लिखो तो UUB होगा। IPSC ने भी सिखाया था आपको। तो मैंने ये लिखा ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, जिंक, Cd, Hg और 12th ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर होगा क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी आयनिक फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म किसी भी कंडीशन के अंदर डी होता वो इनकम्प्लीट नहीं मिलता। क्लियर हो गया? अब देखो डी के लिए, इसके लिए मैं और बता देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन आर नॉट ट्रांजिशन मेटल वाइल दीज मेटल्स बिलोंग टू डी ब्लॉक। जबकि ये क्या होते हैं? डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। क्लियर हुआ? मैंने यहां पे ये बताया था आपको कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है? एक और बता देता हूं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, उसको बता रहे हो। हालांकि नॉर्मल कंडीशन की बता रहा हूं। एक्वस कंडीशन में हाइड्रेशन एनर्जी का भी रोल होता है, जैसे कॉपर वगैरह के अंदर आता है। तो मैं यहां पे एक जनरल बात कर रहा हूं। पहले मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS सबसेल। जो बाहर वाला S सबसेल है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है। ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड में यहां पे बता देता हूं आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बेटा ये वाली सभी कंडीशन अपने काम में आएंगी जब अपन आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी के लिए बात कर रहे हैं अपन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
present in ns subcell plus number of unpaired electrons present in n-1 d subcell. मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी इक्वल होती है? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एग्जांपल बता देता हूं. चलो मेरे को ये बताओ, क्रोमियम है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्रोमियम की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 24. आर्गन के बाद में आउटर मोस्ट का लिख रहा हूं, ये होता 3d5 4s1. ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन. तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो क्रोमियम की कौन सी होगी? +1. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, और डी की बात करें तो डी सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स. ये 5 ऑर्बिटल्स होता है, और इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 5 ही है. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5. तो 5 + 1 कितना हो गया? 6. तो क्रोमियम में उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितना बताओगे? +6. और इसके बिटवीन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी पॉसिबल हो सकती हैं. वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग कौन सा है, कौन सा मीडियम आप यूज में ले रहे हो. ठीक है, वो आगे की बात है. ऐसे एक और बताते हैं आपको, एमएन एटॉमिक नंबर होता है 25. इसका अपने से देखिएगा कितना आ रहा है, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा पॉज करके. तो मैं आपको बता देता हूं, ऑर्गन होता है 18. उसके बाद में क्या होगा? 4s2 3d5. ये 1 4s2 3d5. मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, या जो बाहर वाला उसको बाहर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ऐसे लिख लो. तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनएस सबसेल. एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो होगी 2, यानी एमएन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? एमएन +2. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एनएस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम. तो 2 इसमें 5 इसमें, तो कितनी होगी? 7. एमएन +7. ठीक है. कॉपर का बेटा एक्वस कंडीशन में +2 होता है, एक्सेप्शन है. जिंक की बात करें, जिंक क्या होता है? ऑर्गन के बाद में 3d10 4s2, यही आता है ना. तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करेगा. कितनी होगी इसकी? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने? 2. तो जिंक कितना होगा? +2. एक ही ऑक्सीडेशन. ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, क्योंकि मिनिमम तो क्या होती है? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल तो आएगी. उसके बाद में एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन. क्या डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, सारे ही फुलफिल्ड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2. इसलिए इसके आयनिक कंडीशन में भी ये फुलफिल्ड है, और आयनिक कंडीशन में भी फुलफिल्ड होने के कारण आप इसको ट्रांजिशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. एक क्लासिफिकेशन और बच गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट कर लीजिएगा कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनका सम होता है. नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन इनर, 4 नंबर है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इनर ट्रांजिशन में क्या करेंगे? ए ब्लॉक बेटा नीट में इतना ही आता है, ये ध्यान रख लेना, नीट में या मेंस के अंदर भी, कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट होते हैं
ट्रांजिशन मेटल्स है इनके बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि फालतू में कंफ्यूज होगी फिर। तो इतना में ध्यान रख लेना, इतना ही आता है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर considered inner transition elements because they present between the ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स इसके बिटवीन प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा ये था बोर क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं शॉर्ट में। बोर क्लासिफिकेशन में क्या किया था उन्होंने भी ऑलमोस्ट 4 कैटेगरी बनाई थी। कौन कौन सी थी? नोबल गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नोबल गैस क्या होती है? 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनको अपन बोल देते हैं नोबल गैस। कंडीशन क्या है? फुलफिल्ड होते हैं सभी, आउटमोस्ट वो भी फुलफिल्ड है। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एस एंड पी ब्लॉक के होते हैं एक्सक्लूडिंग नोबल गैस। कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर इनर वाले ऑर्बिटल वो तो फुलफिल्ड होते हैं लेकिन वैलेंस वाले इनकम्प्लीट होते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? कंडीशन बताइए, एटॉमिक या आयनिक फॉर्म में जिसके पास में भी डी वाला सब सेल है वो इनकम्प्लीट होगा, वो आपका ट्रांजिशन होगा। और ये वाली कंडीशन किस में अप्लाई नहीं होती? 12th ग्रुप वाले में, जिंक, सीडी और एचजी में। इसलिए अपन ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन नहीं है? 12th ग्रुप वाले। इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक को बोल देते हैं क्योंकि ट्रांजिशन के बिटवीन प्रेजेंट है। तो ये था बेटा आपका बोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो भी आपको बताया एक बार बेटा दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद में आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है जिसके अंदर ये जितनी भी आप बेसिक पढ़ा है ना ये सारे काम में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।